और इस मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, महबूबा मुफ्ती की सलाह तो आपने भी देखी ली होगी, सुन ली होगी। वो सलाह दे रही है कि पाकिस्तान सरकार से बात कीजिए क्योंकि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये सलाह जो है ये बड़ी अजीब लगती है कि जो दुश्मन आप पे और हमला कर रहा है, दुश्मन आपके खिलाफ है, आज में खासकर कश्मीर में आतंक फैलाया हुआ है, वो कह रही है उनके साथ जाके आप सलाह मशावरा करिए, मतलब उनके साथ बातचीत करिए, नेगोशिएट करिए। ये मेरे ख्याल से कोई भी शख्स जो अपने देश को चाहता हो, जिसको अपनी मातृभूमि प्यारी हो, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। ये मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये किस तरीके से ये सुझाव भी दे रही है, जब उनको पता है सारा का सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान के कारण है। तो उनको ये उम्मीद है क्या कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो पाकिस्तान मान ही जाएगा और उसके बाद आतंकवाद नहीं फैलेगा? किस तरह की सलाह दे रही है और ये किस तरह का बयान है बख्शी साहब कि हमारे जो कब्रिस्तान है वो भर चुके हैं और कितने देश की जवान जो है अपनी जान देंगे, उनकी शहादत होगी? ये क्या बयान है? ऐसे बयानों से इनकी सियासत चमक जाएगी। देखिए, ऐसा है, इनको कौन सियासत सिखाएगा? इनको बता रहा कि इन्होंने 380-400 स्कूल जलाए हैं, इतने सरपंचों को मारा है, कौन जवाब देगा? किसने मारा है? रोज इस तरीके से खून खराबा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमारे ही यूथ मिल रहे हैं ऐसे भड़काऊ वाले सुनकर, ऐसे भड़काऊ भाषण सुनकर, ऐसे पॉइंट सुनकर। इसीलिए हमारे को ये ध्यान देना पड़ेगा और अपनी नीतियां को हमको सुधारना पड़ेगा कि किस तरीके से महबूबा जैसी जो हमारे लीडर्स हैं उनको किस तरीके से समझाया जाए और उनको मुंह बंद किया जाए और किस तरीके से उनको रोका जाए कि बाकी लोगों को इनके माइंड्स को इन्फेक्ट ना करें। सर, जब इस तरह के बयान इन नेताओं के सामने आते हैं तो फिर कोई भी ऐसे अचरज नहीं होता है कि क्यों इन्हें नजरबंद रखा गया था। अब समझ में आ रहा है, जब 35 से हटाया गया था तो उस समय इनकी नजरबंदी क्यों जरूरी थी, वरना जो ये चाह रहे थे कि खून खराबा हो वो हो ही जाता अगर इन्हें इस तरीके से नजरबंद नहीं किया जाता। ऐसे लीडर सिर्फ खून खराबे से ही उठते हैं। और आप देख लीजिए, जो रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करते हैं उनको ऐसा ही सहारा लेना पड़ता है, इन्हीं तरीकों का। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रेडिकल इस्लाम नहीं आ सकता। ये प्रॉब्लम है हमारे को। सर, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, आतंकवाद जो पनप रहा है या आतंकवाद जो बढ़ रहा है, उसके पीछे इन नेताओं का कितना हाथ रहता है? देखिए, आतंकवाद जो बढ़ रहा है ये नेताओं की लीडरशिप के कारण हो रहा है। जो लीडर्स सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और रेडिकल इस्लाम जो है वो इन चीजों से ज्यादा भड़कता है। तेल में आग वाली बात, आग में तेल वाली बात होती है। तो इस बात को आप लेके चलिए कि ऐसे लीडर्स जो हैं वही आतंक को फैलाते हैं। और क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, उनको ये ऑडिट देना है कि हमने इतना काम किया है। बाहर से पैसा जो आ रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये प्रॉब्लम है सारी की सारी। इतने बड़े इस्लामिक संगठनों से पैसा जो भर आ रहा है उसको इसलिए आ रहा है कि ऐसे कार्यक्रम चलते रहें। सर, अभी प्रेजेंट टाइप में आपको क्या लग रहा है, वहां पर कितनी जरूरत है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो जल्द से जल्द शुरू हो? हालांकि डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, गुपकार गठबंधन को अच्छा खासा वहां पर समर्थन भी मिला है, लेकिन जो बात कही गई थी कि वहां पर अपनी विधानसभा भी होगी, इलेक्शन भी होंगे आने वाले समय में, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या अभी शुरू होना आपको लग रहा है कि जरूरी है? बहुत जरूरी है जी। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिल्कुल शुरू होनी चाहिए। जितनी जल्दी शुरू होंगी उतना रेडिकल रिलीजन का दबाव होगा, उसको दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ सिर्फ हमारे को यही कदम नहीं उठाने, जो रेडिकल एलिमेंट्स और जो आतंकवाद सपोर्टिंग एलिमेंट्स हिंदुस्तान में घुस आए हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। जड़ को निकाल के मट्ठा डालने वाली बात बहुत जरूरी है, और यही इसी चीज का इंतजार है। और अगर हम उसमें करने में देर कर देंगे
तब बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए, जब इमरजेंसी होती है किसी एयरक्राफ्ट में, तो एक इमीडिएट एक्शन होता है और एक सब्सिक्वेंट एक्शन होता है। इमीडिएट एक्शन में है इन आतंकवाद को नेस्ता नबूद करने के लिए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। पूरे जम्मू और कश्मीर की एक कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जब तक ये आतंकवाद नहीं निकलता, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज और फोर्सेस, जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, एक कमांडर के अंडर में होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसको जितना आप देर करेंगे, उतना आप रोज यही होगा कि आपके इतने जवान चोट खाया, इन्होंने इतने आतंकवादी हमने मारे, और रोज होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है, जिसको कहते हैं जड़ से काटने का, और वो है पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर एक कमांड और कंट्रोल में हो जब तक ये आतंकवाद दूर नहीं होता। स्पेशल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। सर, कल ही हमने एक खबर देखी थी कि अब जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय युवा हैं या स्थानीय लोग हैं, उनसे सहायता इतनी मिल नहीं पा रही है आतंकवादियों को, और ना ही बाहर से जो है हथियारों की सप्लाई हो पा रही है। तो ऐसे में अन्य राज्यों में अब संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, और बिहार से एक शख्स को गिरफ्तार करके भी जम्मू लाया गया है, क्योंकि वहां से जो है सप्लाई हो रही थी इन हथियारों की। तो इसे किस तरीके से देखा जाए, अब अन्य राज्यों में भी इस तरह से जड़ें मजबूत कर रहे हैं आतंकवादी? बहुत पहले से कर रहे हैं, हैदराबाद में और जगह पे बहुत सबसे आतंकवाद कर रहे हैं। आपको तो पता है, आज से 7-8 साल पहले हमने यही तो देखते आए, और अभी तक कहीं गया नहीं। सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हम सिर्फ कश्मीर को नहीं कह सकते, और जगह भी फैला हुआ है, पर वहां पे बड़ी जल्दी वहां पे हटाया जा रहा है। इधर बहुत कठोर कदम उठाने की जरूरत है। शायद हम बाहर के देशों में अपनी छवि बनाने के कारण, उसके कारण हिचकिचा रहे हैं। जो भी है, हमारे को बहुत ही उचित कदम जल्द से जल्द उठाने होंगे। सर, जो दिन दहाड़े ये हत्या की गई, एक पुलिस जवान के पीठ में अंधाधुंध फायरिंग की गई और दिन दहाड़े ये हुआ, वहां पर काफी लोगों की भीड़ थी। इस तरह की घटनाओं से क्या सबक लेने की जरूरत है, और ये घटनाएं कैसे रुकेंगी? देखिए, ये घटना जो है, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, जब पूरी पुलिस, पैरामिलिट्री, सिक्योरिटी, आर्मी कमांडर के अंडर होगी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शायद सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल आप समझी नहीं, एक आर्मी कमांडर के अंडर पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए जी। जम्मू और कश्मीर की, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू गवर्नर एंड टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ये होना चाहिए। जब तक नहीं होगा, आप देखते रहेंगे ये होगा, क्योंकि जब बहुत सारी एजेंसीज होती हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तब आप देखेंगे धीरे धीरे ये सब निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अभी काफी सुधारों की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है बख्शी साहब, हम देख रहे हैं कि अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं। चाहे चीन के साथ हमारी अलग लड़ाई चल रही है सीमा पर, इसके अलावा पाकिस्तान से तो लंबे समय से चलती ही आ रही है, नेपाल से भी अब हमारे रिश्ते उतने अच्छे रहे नहीं हैं, बांग्लादेश से भी खिटपिट होती रही है। तो ये विदेश नीति में कहीं गड़बड़ी है या फिर कोई और ही कारण है? देखिए, ऐसा है, उंगलियां दूसरे पे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जी। ये हमारी विदेश नीति की कमजोरी है, और विदेश नीति इसलिए कमजोर होती है क्योंकि आपकी मिलिट्री स्टैंडिंग कमजोर है। जी। अगर आपकी मिलिट्री स्टैंडिंग तगड़ी होती, तो कब का आपने चाइना को आड़े हाथ ले लिया होता, कब तक आपने ये आतंकवाद को खत्म कर दिया होता, पीओके आपने ले लिया होता वापस। ये सारा का सारा रुका हुआ है। जिस दिन पीओके आपके हाथ में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान को देखिए, वो आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर देगा। और आप आने वाले समय में देख रहे हैं कि पीओके हमारे पास आ सकता है? रिपीट करें क्वेश्चन। बख्शी साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या आप आने वाले समय में ये देख पा रहे हैं कि पीओके हमारे पास हो सकता है? बिल्कुल, पीओके हमारे पास अब तक हो जाना चाहिए था। जी। ये डिले हो गई है हमारे कारण, क्योंकि हम फौज, डिफेंस इन इक्विपमेंट में स्वावलंबी नहीं है। हम बाहर वालों पे डिपेंड करते हैं। अगर आप बाहर वालों पे डिपेंड करते हैं, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। जिस तरीके से रशिया ने आपका हाथ मरोड़ा था, आपका HF-24 एयरक्राफ्ट जो आप बनाते थे, उसको डाउन करवा दिया था, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी। कहां, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती तो ये बात ना होती। और आप साउथ चाइना सी जहां पे भी हो, किधर भी आपकी पोजीशन और स्टैंडिंग होगी,
फॉरेन पॉलिसी की जब आपकी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स तगड़ी होगी। ये आप पत्थर पे लिख के रख लीजिए, इससे ज्यादा सच्चाई कोई नहीं है। और जो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता या जान के नहीं समझने की कोशिश करता, वो हर दम पछताएगा। सरकार की नीतियों में कमी काफी है प्रफुल्ल साहब। हम देख रहे हैं कि वो नीतियां जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी उतनी है नहीं। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों से अब की सरकार फिर भी बेहतर काम कर रही है। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, ये सरकार बहुत उचित कदम उठा रही है, पर इस महकमे में उचित कदम उठाने में बहुत टाइम लगता है जी। इसीलिए इस गवर्नमेंट को टाइम लग रहा है। 7-8 साल और लगेंगे चीज को स्टेबलाइज करने में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये मसला बहुत बड़ा है और इसका हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा है वो बंद हो सके। और उन्होंने सलाह दी है सरकार को कि पाकिस्तान से बात कीजिए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कम से कम हम हिंसा बंद करने के लिए तो बात कर ही सकते हैं ना। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं, उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बात करें चाहे पाकिस्तान। बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ हिंसा कराता है, तो कम से कम हिंसा को बंद करने के लिए बात तो हो ही सकती है। आपको जानकारी दे दें कि आतंकी हमले में शहीद हुए सुहेल अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे। इस हमले में अहमद के अलावा एक अन्य पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जबकि बडगाम जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुए। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में स्थित बडगाम में हुए मुठभेड़ में 3 आतंकवादी हालांकि मार भी गिराए गए थे। लेकिन ये बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से आया है और इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आ रही हैं और हर कोई मुफ्ती के इस बयान की आलोचना कर रहा है। आपको जानकारी हम ये भी दे दें कि श्रीनगर के बाघाट इलाके में हुए आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मी के परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मिलने पहुंची थी। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि कब तक जम्मू कश्मीर के जवान शहीद होते रहेंगे, सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों को भी संवाद में शामिल करने की मांग की है। और आइए एक बार फिर से आपको महबूबा मुफ्ती का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की सलाह देती हुई नजर आ रही हैं। के अंदर इनको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि कब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह कुर्बान होते रहेंगे, कब तक हमारे जो पुलिस के जवान, दूसरे जवान इस तरह कुर्बान होते रहेंगे। ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा है उसको वो बंद हो जाए और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सके। अभी देखिए बेचारा जवान लड़का, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसका बाप भी बहुत पहले मारा गया है जब ये बहुत 4 साल की उम्र में। तो क्या करेंगे ये लोग? तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो और यहाँ के लोग जो रोज रोज कुर्बान होते हैं, हमारे जो कब्रिस्तान है भर गए हैं अब यहाँ के लोगों से, तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है, तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत। बीजेपी नेता उमेद सिंह जी भी इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेद जी, ये बयान आपने सुना होगा, महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की सलाह देती नजर आ रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बयान बिल्कुल आपका नहीं सुनाई दिया, एकदम ब्लैंक था, कुछ भी नहीं आया है। क्या है आप बता दें थोड़ा। उमेद जी देखिए, जिस तरीके से दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके एक पुलिस जवान की जो शहादत हुई है उस पर महबूबा मुफ्ती बयान दे रही हैं। वो कह रही हैं कि सरकार को पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करना चाहिए और कम से कम हिंसा हो हमारे देश में, इस पर बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी का, इनका जो है महबूबा जी का, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो सलाह देने के लिए। ये भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, अपना हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से सक्षम हैं, उनके उसका जरूरत नहीं है सलाह की, हम उनसे कई गुना ज्यादा उसके ऊपर पूरी तैयारी है और सारा कर रहे हैं। जो आज तक की स्थितियां थी, आज जमीन से आसमान से जमीन पे आ चुका है।
आज जो स्थित हो चुका है पाकिस्तान का, इस पे जो है ये दुखद है। जो उस दिन घटना हुई, ये ताक लगा करके धोखेबाजी से वो लोग करते रहते हैं, ये तो आतंकवादियों का काम है। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से चौकन्नी है और पूरा जो है वो उसमें देख रेख करने में सक्षम है। नहीं सर, उमेश जी देखिए, सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ये सोच भी कैसे सकती हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकते हैं, और उन्हें ये कैसे उम्मीद है कि सरकार अगर पाकिस्तान से बात करेगी तो पाकिस्तान मान जाएगा और हमारे देश में हिंसा नहीं होगी, आतंकवाद नहीं फैलेगा। मैं इसी चीज पे मुझे ताजुब होता है कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती इतना सीनियर लीडर हो करके और इस टाइप का अनाप शनाप बयान देते हैं। जैसे पहले भी कहा कि अगर कोई कश्मीर पे हाथ लगा देगा तो आग लग जाएगी, बम विस्फोट हो जाएगा, क्या क्या तरह का बयान आता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए और एक ऐसे सीनियर लीडर को तो बोलना भी नहीं चाहिए इस टाइप का। आप जो है आप इनको देखिए कि किस तरह का बयान, जो उनके कहने से, इस तरह वार्तालाप करने से पाकिस्तान मानने वाला है। पाकिस्तान को जो चाहिए वो उसी से मानता है। जो हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो स्थिति उनकी वही है। उनको संभालने के, समझाने के लिए आसान तरीका जो है वो नहीं वो है उनके लिए वही तरीका होता है जैसे कश्मीर पे दिया गया। आज 70 सालों से 60 सालों से यही चल रहा था और वार्तालाप। आपकी इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूं कि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते, और महबूबा मुफ्ती ऐसा क्यों सोचती हैं ये तो वो ही जाने। शुक्रिया उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।